वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 2010 में अमेंड किया गया था 1947 वाले एक्ट को, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या नई चीज़ों को जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि इससे पुरानी वाली वीडियो जो है वो जरूर देख लेना। 1947 वाले एक्ट को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको जरूर देख लेना एंड उसके बाद ही इसको देखना। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2010 है, ये 1947 वाले एक्ट का ही अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इस पहला पॉइंट तो यही है कि ये अमेंडमेंट है, 1947 वाले एक्ट का। इसमें भी वही सारी बातें हैं लगभग, कुछ चेंज है। वर्कर और मैनेजमेंट का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए है। अच्छा, यहाँ पे एक जो चेंज आया है, वो चेंज मेजर जो चेंज है वो ये है कि पहले क्या था, सुपरवाइजर जो हुआ करते थे जिनकी सैलरी 1600 रुपए के आसपास हुआ करती थी, 1600 या इससे ज्यादा, मोर देन 1600। ठीक है, जो लोग 1600 से ज्यादा पैसे ड्रॉ करते थे और सुपरवाइजर हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं जो पुराना वाला एक्ट था 1947 वाला जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, उससे अलग रखा गया था। मतलब कि वो लोग डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते थे अंडर द आईडी एक्ट 1947। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद 2010 में ये जो सीलिंग है इसको कर दिया गया है 10,000। ठीक है, ₹10,000 से ज्यादा अगर कोई सुपरवाइजर ड्रॉ करता है तभी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के दायरे से बाहर होगा, अदरवाइज वो दायरे के अंदर ही रहेगा। मतलब वो भी डिस्प्यूट रेज कर सकता है, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा पैसा उठाता है तो वो डिस्प्यूट रेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक पर मंथ की सैलरी है, ये एक चेंज है इसमें। ठीक है, इसके अलावा भी और सारी चेंज है, वो भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो चेंज आया है इस एक्ट में, उसको डिस्कस करते हैं। ये चेंज किससे रिलेटेड है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है डिस्प्यूट की हैंडल करने की, ठीक है, उसको बढ़ाया गया है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है डिस्प्यूट रेज कर सकती है, वैसी कंपनियों में भी डिस्प्यूट रेज किया जा सकता है जिस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का मोर देन 51% स्टेक है। ऐसी कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, बट प्राइवेट क्या है, मतलब उसमें 51% से ज्यादा या उसके बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर स्टेक है, तो ये जो डिस्प्यूट होगा वो डिस्प्यूट एडमिनिस्टर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो कोई और ऑटोनोमस बॉडीज है जो कि कंट्रोल की जाती है या फिर गवर्नमेंट ओन करती है उस ऑटोनोमस बॉडी को, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करेगी उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को। ठीक है, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट है जो कि एक लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई गई है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी उस वैसे डिस्प्यूट को। इसके अलावा जो सेंट्रल पीएसयूज है, सब्सिडरीज हैं, उनको भी एडमिनिस्टर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसमें कहा गया है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, either the central government and the state government is given power to administer various provisions of the act। तो ये जो भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, कौन इसमें एडमिनिस्टर करेगा, उससे रिलेटेड ये पॉइंट था। फिर से बता देता हूँ, ऐसी कंपनी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज्यादा है, उस कंपनी में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके प्रोविजन को इस एक्ट के द्वारा कौन एडमिनिस्टर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा सीपीएसयू में भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट को एक लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाई गई है, तो वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, एंड ऑटोनोमस बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करेगी। तो ये सारे चेंजेस हैं। पहले इन सब चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं आती थी, लेकिन अब अगर उसकी कंपनी खुद की कंपनी है सीपीएसयू, तो डेफिनेटली वो जो भी एक्ट है उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट सामने नहीं आती थी, वो कंपनी का मैनेजमेंट ही करता था। ठीक है, अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी
स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ अदर टास्क दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि कोई अगर स्टेट की पीएसयू है, स्टेट पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेट पीएसयू है, उसमें अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो वहां पे एडमिनिस्टर, इस एक्ट के प्रोविजंस को कौन एडमिनिस्टर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी है जो कि स्टेट उसको ओन करती है, उसको कंट्रोल करती है, तब भी उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा ऑटोनोमस बॉडी को, ठीक है। इसकी सब्सिडरीज को भी स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के सब्सिडरी है, कोई सब्सिडियरी है, उसको भी अगर उसमें डिस्प्यूट होता है तो कौन एडमिनिस्टर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो पुराना वाला एक्ट था ना, जो आईडी एक्ट था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाला, उसमें एक प्रोविजन था कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है, मान लो इसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है, तो ये क्या करता था? ये पहले टर्मिनेशन के बाद ये कंप्लेन करता था गवर्नमेंट को कंप्लेन करता था, ठीक है, डिस्प्यूट के लिए कंप्लेन करता था, और गवर्नमेंट बाद में इस कंप्लेन को रेफर करती थी किसी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के पास रेफर करती थी। अब जो नया एक्ट आया है, आईडी एक्ट 2010, उसके हिसाब से ये जो बंदा है, मान लो इसकी सर्विस टर्मिनेट होती है, तो ये गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगा अभी भी। साथ में गवर्नमेंट को कंप्लेन करने के साथ में अगर ये चाहे तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास डायरेक्टली। ये अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास भेजेगी, अब ये डायरेक्टली कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद, ठीक है, पहले नहीं। जब मान लो इसने गवर्नमेंट में कंप्लेन दायर किया, इसके 3 महीने के बाद ही ये डायरेक्टली कोर्ट या ट्रिब्यूनल जा सकता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें प्रावधान दिया गया है कि जो ये एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन डाली जाती है गवर्नमेंट को, ये टर्मिनेशन के 3 साल के अंदर डालनी है, टर्मिनेशन के विदिन 3 इयर्स डालनी है, विदिन 3 इयर्स, ठीक है, उसके बाद नहीं डालना है, विदिन 3 इयर्स डाल देना है, तभी इसको ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसमें चेंज आया है आईडी एक्ट 2010 में, ठीक है, वो है सेटिंग अप ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी। ये किसमें, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी है। तो बेसिकली वैसी इस्टेब्लिशमेंट, वैसी इंडस्ट्री जहां पे मोर देन 20 वर्कर काम करते हैं, वर्कमैन काम करते हो, वहां पे एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बनानी होगी। अब ऐसी कंपनियों को, इंडस्ट्रीज को जहां पे 20 और 20 से ज्यादा, मोर देन 20, नॉट इक्वल टू 20, मोर देन 20 अगर वर्कमैन काम करते हैं, तो वहां पे ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बनाई जा सके। ग्रीवांस क्या होता है? मान लो मुझे कुछ मतलब दिक्कत है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, तो मेरा ग्रीवांस हो जाएगा। मैं खुश नहीं उस पर्टिकुलर मुद्दे पे, मेरा ग्रीवांस है वो, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे चीट किया गया, मुझे गलत ट्रीट किया गया, तो वो मेरा ग्रीवांस है। तो ग्रीवांस को सॉल्व करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बनाई जाएगी अब, ठीक है, 2010 के एक्ट के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी होगी, ठीक है, इसके 6 मेंबर होंगे, टोटल 6 मेंबर होंगे। 3 होंगे मैनेजमेंट की तरफ से
और 3 ही होंगे वर्कमैन की तरफ से, 3, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन वो होगा ऑल्टरनेट, मतलब 1 साल के लिए चेयरपर्सन होगा या फिर चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन 1 साल के लिए होगा, वो जो होगा वो 1 साल के लिए मैनेजमेंट से होगा और अगले साल के लिए वर्कमैन के से होगा, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट चलेगा। इसमें वुमेन्स के लिए भी सीटें होंगी। वुमेन अगर मान लो वुमेन जो है वो भी इस पर्टिकुलर 6 मेंबर की कमेटी में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। ये भी एक चेंज है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, इसके पास कोई कंप्लेन अगर आता है, किसी वर्कमैन ने किया, तो इस कंप्लेन को रिड्रेस करने के लिए इसके पास 45 डेज है, 45 दिन के अंदर ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए कंप्लेन। और मान लो ये कंप्लेन रिजॉल्व हो गया और फिर भी वर्कमैन खुश नहीं है, वर्कमैन खुश नहीं है, उस केस में वर्कमैन क्या करेगा, फिर से एम्प्लॉयर को अपील करेगा, एम्प्लॉयर को अपील करेगा और एम्प्लॉयर को विदिन 1 मंथ रिस्पॉन्ड करना है, विदिन 1 मंथ इस अपील पे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। ये भी एक चेंज। फिर से बता देता हूँ, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के पास कोई कंप्लेन आया, उसको 45 दिन है टाइम उसके पास, उसको सॉल्व करना है। उसमें अगर सॉल्व कर दिया, कुछ निर्णय दिया, उससे भी वर्कमैन खुश नहीं है, तो फिर से वो एम्प्लॉयर को कंप्लेन करेगा। 1 मंथ के अंदर ही एम्प्लॉयर को उसको फिर से रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है ना, वो कहीं ना कहीं ये सेटअप है अलग से। इसके बाद मतलब इसको स्टैब्लिश करने के से जो भी प्रोविजंस हैं आईडी एक्ट में, वो अफेक्ट नहीं होंगे। मतलब ये अलग से है, ये नहीं है कि अब ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बैठ गई तो इसके प्रोविजन को फॉलो ही नहीं किया जाएगा। ये कमेटी इसको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी, इसके प्रोविजंस अलग से ही अप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, अब इस एक्ट में सॉरी कुछ और भी प्रोविजंस है, जैसे कि क्वालिफिकेशंस जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के, जिनके पास ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जाता है, तो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है उसको और ब्रॉडेन किया गया है और बढ़ाया गया है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो वैसे लोग जो कि एक डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रहे हैं, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिनके पास एक लॉ की डिग्री हो, ठीक है, लॉ की डिग्री हो और एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस हो। कहां पे? 7 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इनका लेबर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, लेबर डिपार्टमेंट में, ठीक है। इंक्लूडिंग प्लस इसमें 3 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कंसिलिएशन ऑफिसर, ठीक है, सीओ कंसिलिएशन ऑफिसर का इनका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखो अब जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल का बनेगा, उसमें पहला जो कंडीशन है कि वो या तो डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर ज्वाइंट कमिश्नर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा प्लस इनके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट में, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए कंसोलिएशन ऑफिसर, तभी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सकते हैं कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में, ठीक है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी है इसमें, अगर मान लो ये मतलब ये अगर फुलफिल करते हैं तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाएंगे। और एक और तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है, अगर मान लो कोई एक ऑफिसर है इंडियन लीगल सर्विस का, एन ऑफिसर ऑफ इंडियन
लीगल सर्विस, इसके कोई ऑफिसर हैं और इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है ग्रेड 3 में, इन ग्रेड 3 इनकी ग्रेडिंग होती है, ठीक है, बड़े ऑफिसर ग्रेड 3 के होते हैं, ग्रेड 3 में इनकी 3 साल की एक्सपीरियंस है, तब भी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के बनाए जा सकते हैं। एक तो ये पहला तरीका ये वाला, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर ये सब हो, और या तो फिर ये एक ऑफिसर हो इंडियन लीगल सर्विस के 3 साल का एक्सपीरियंस हो ग्रेड 3 में, तब भी इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल का बनाया जा सकता है जहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अवार्ड आता है ना, ऑल अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स आता है कोर्ट से या फिर ट्रिब्यूनल से, इसको एक्सिक्यूट कराना सिविल कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सिविल कोड के अकॉर्डिंग, सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कहने का मतलब जो भी अवार्ड आता है कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो जो है उसको जो एक्सिक्यूट मतलब कौन उसको लागू कराएगा, तो सिविल कोर्ट लागू कराएगी अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। यहां से डिसीजन आएगा, लागू ये कराएगी सिविल कोर्ट, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, जो कि अमेंडमेंट 2010 में आया था, उसके प्रावधान यही थे, बृहद तौर पे यही थे, और इसको आपको याद रखना है, इससे सवाल सीधा आ सकता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे अभी भी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।